Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi. You all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों है और आज हम पढ़ेंगे नए लेक्चर के लिए। इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3। सो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा दोस्तों। इसके अलावा हमने कई सारी ऐसी चीजें पढ़ी जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके वर्सटाइल नेचर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेजिसेबिलिटी ऑफ सोप। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं नोमेनक्लेचर, है ना। उसके अलावा अल्कोहल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके नेम्ड रिएक्शन करने का प्रयास करेंगे। एंड अल्कोहल जो है बहुत ही बेकार, बहुत ही रिएक्टिव है हमारे बॉडी के लिए। हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि केमिस्ट्री के हिसाब से ये बातें कैसे प्रूव होती हैं कि जो शराब है, इट मीन्स अल्कोहल है, ये हमारे बॉडी के लिए कितना बड़ा एक घातक, बहुत घातक क्या है, एक पदार्थ है, पेय पदार्थ है दोस्तों। क्यों हमें इसको लीव करना चाहिए, क्विट करना चाहिए। आपको इस लेक्चर के लिए इस लेक्चर को लेने के बाद दोस्तों बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और प्लीज बेल आइकन को हिट करिए। यहाँ मिलते हैं आपको फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग 10th 12th AEE एंड नीट एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होंगे बहुत अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं। Okay, so here is our PDF of NCERT authenticated book, and we will cover with one by one line detailed portion हम cover करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप बिल्कुल सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा प्यार भरे, और अगर कोई और आपको डाउट लगता है तो आप क्लियर करिए, ठीक है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। ओके, लेट मी शेयर यू PDF, जस्ट अ सेकेंड। So now I will not be visible to you, but the content of the chapter would be visible. So we will study line by line. Okay, understood? Everyone here. Okay, just a second. एक सेकंड दीजिएगा मुझको। I can just यहाँ पर आपको मैं अभी नहीं दिखूंगा, ठीक है दोस्त, बट कंटेंट हम पढ़ेंगे बहुत ही मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से, एक ऑथेंटिकेटेड वे में हम पढ़ेंगे दोस्त। हमने में लिया था और कार्बन के वर्सटाइल था। हमने इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को कवर अप किया है, केमिकल एंड ऑफ कार्बन, है ना। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने डॉटेड स्ट्रक्चर्स पढ़े और हाउ वी कैन राइट और ड्रॉ द डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ क्या होती है। The previous year questions we can also make। यहाँ पे अभी थ्योरी कवर अप करना बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते ये भी आप जानते हो। इसके लिए हमें सबसे पहले कंटेंट पढ़ना होगा दोस्त, ठीक है। अभी है हमारे अभी जो आपका उसके लिए प्री बोर्ड है, उसके लिए अगर करेंगे कि अभी बहुत समय है पढ़ना है बहुत अच्छे से कंटेंट। सो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे इन द सेकंड लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द अनसैचुरेटेड कार्बन। कार्बन ये पहला लेक्चर लिया था। नाउ आप देखोगे जो एरोमेटिक यानी कि कुछ साइक्लिक कंपाउंड और इसके अलावा कुछ बेंजीन के साथ रिएक्शंस हैं, चीज हैं, बहुत अच्छे से कवर किया है। क्लियर है दोस्तों? तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके पास एल्डिहाइड, कीटोन या भी ग्रुप हैं जो ऐड होकर और रिएक्शंस को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात देखो, समझिए, पढ़ेंगे
जैसे लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, सोप डिटर्जेंट पढ़ेंगे। हाँ, इसके अलावा बात करेंगे मिसेस, कोई कपड़ा गंदगी कैसे साफ करते हैं हम लोग। जो सोप है, जो डिटर्जेंट है, उनमें गंदगी को साफ करने के लिए केमिस्ट्री क्या रोल अदा करती है दोस्त, क्लियर करेंगे। ग्रीस और डर्ट को किस तरीके से हटाया जाता है पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट दिस। देखो 2-3 मिनट तो लगेगा ही आपको समझने में कि हम आज क्या, उसके लिए ये नहीं समझेंगे कि सर बहुत लेट करा रहे हैं, 2-3 मिनट के बाद लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। दिस इज नॉट द फैक्ट। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, हम कुछ चीजें सेकंड लेक्चर से उठाएंगे, क्योंकि वहां पर सिनेरियो बनाने के लिए चीजों को और अच्छे से क्लियर करने की बहुत हम आपको कुछ नेम्ड रिएक्शन भी मिलेंगी, कुछ ऐसी रिएक्शन भी मिलेंगी जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत रामबाण साबित हो सकती है। क्लियर है, यहाँ पे आप समझिए। एक से यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है, यानी कि मैं कहूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्त। वी हैव nomenclature that is IUPAC naming. Okay, formation of the different chain structures, they can be considered, they can be made by the practice, and they can be made by the grasping of the root things of naming culture. Okay, so we can say here that अगर हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की, ठीक है, होमोलोगस सीरीज जानते हो, होमोलोगस सीरीज हम पढ़े हैं। होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक ही जो है कंपाउंड होता है, दैट मींस एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। हाँ, और वही फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, बट फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा। आइए समझते हैं क्या बात कर रहा हूं मैं, कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर कुछ भी चीज ले लें, कोई भी अल्कोहल, ठीक है, कोई भी हम अल्कोहल ले लें, और उसके अल्कोहल को हम कार्बन कंपाउंड को बढ़ा रहे हैं, एथेनॉल ले रहे हैं, मैथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है, प्रोपेन ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, बट वो ऑल ग्रुप लगा है ना, यहाँ पे इसको ऑल ग्रुप लगा है, तो ये एक ही फैमिली के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, वहां पे आप पढ़ेंगे। नाउ सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्त कि कहूँ कि हाउ कैन वी नेम दैट, हाउ कैन वी नेम दैट। सो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके पॉइंट समझेंगे, और उसके बाद आप इसके नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करना सीख जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट दिस। एक सेकंड रुकिएगा। पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड 4। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है दोस्त कि हमें पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनना होगा। आइडेंटिफाई मतलब यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ द कार्बन्स इन द व्हाट स्ट्रक्चर व्हाट वी आर नेमिंग। ओके, नेम आप करने वाले हैं, नेम आप उसको करेंगे, सबसे पहले उसकी कार्बन नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे। ओके, देन यू हैव टू गो फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अब आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है। क्लियर दोस्त। सो अगर फंक्शनल ग्रुप आप देख लिए तो इसकी पोजीशन को देखिएगा, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, और उस पोजीशन के अनुसार आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन यू हैव टू राइट। But one of the most important thing is you have to be very much aware about that. The functional group should be come in the suffix. It is in the suffix. Clear है, क्या समझे? अभी नहीं समझ आया सर, थोड़ा सा और समझाइए। तो बेटा अगर मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन जो है मतलब हेलो, हेलो से मतलब हेलोजन, तो हेलोजन माने क्लोरीन जुड़ा है यहाँ पे देखिएगा। ओके, सो वी हैव
वी हैव अ प्रोपेन हाइड्रोकार्बन, एंड प्रोपेन में क्या जुड़ा है, तो इट इज अ हेलो एल्किन, बात समझ रहे हो। एंड नाउ ये प्रीफिक्स में जुड़ेगा, कैसे में जुड़ेगा, प्रीफिक्स में जुड़ेगा। अगर मैं ऑल की बात करूं, जैसे पीछे कर रहा था, तो अल्कोहल के कंपाउंड्स में आप देखिएगा, यहाँ पर हमने प्रोपेन लिया है, प्रोपेन, अभी मैं प्रोपेनॉल नहीं ना बोल रहा हूँ, प्रोपेन मतलब हाइड्रोकार्बन को हम रिलेट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो प्रोपेन में अगर कोई ऑल ग्रुप जुड़ेगा तो ऑल हमेशा पीछे जुड़ेगा, या ये नहीं कह सकते ऑल प्रोपेन, ये नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्लियर है दोस्त, समझ आ रही है साथियों बातें, क्लियर है, समझ आ रही है दोस्तों। चलिए आगे हम पॉइंट वाइज समझेंगे और फिर इसी टेबल पर आकर इस सभी एग्जाम्पल से हम कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है, इफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, इट इज नॉट एन अल्कोहल। अगर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है जो वोवेल से आता है, जैसे ए ई आई ओ यू, ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप जिनके नाम ए ई आई ओ यू से होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात से, ग्रुप वोवेल से स्टार्ट होता है, देन यू फंक्शनल ग्रुप नेम एज अ सफिक्स, पीछे की तरफ, बात समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने, अगर कोई कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्लियर है। प्रोपेन में कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिया है, कीटोन लिया है, कीटोन में ई याद रखिएगा, तो यहाँ पर प्रोपेन प्लस 1 आएगा और इसको क्या बोल देंगे, बोलो प्रोपेनॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, प्रोपेनॉन। क्लियर है दोस्त। और नाउ on the fourth point it is mentioned here that carbon chain अगर unsaturated है, we will substitute the words in means, अभी मैं बताऊंगा अनसैचुरेटेड करने का मतलब क्या है। देखो इन है, इन है, समझ रहे हो, एंड आइन, मैंने आपको बताया then three major part which is in and आइन, मैं लिखे भी दे रहा हूँ, इन, क्लियर, इन, ओके, आइन। तो यहाँ पर एन अगर होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन होगा देन सेकंड बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा दोस्त, बाई बॉन्ड बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाई एन ई अगर होगा, देयर वुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड दैट हाइड्रोकार्बन चेन। तो यू आर कि अगर मैं बात करूं, दूसरा इसमें एक और पहलू है जो समझने वाला है कि अगर एन है then it is a long chain structure and it is, but कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड कैसे आया, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव, सॉरी रिएक्टिव है, ओके। सो क्योंकि वो रिएक्टिव है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो रिएक्टिव है तो किसी न किसी से उसकी अनस्टेबिलिटी होगी, पहली बात ना। अगर नॉन रिएक्टिव है तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर नॉन रिएक्टिव होगा तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में अगर मैं कहूँ तो वो स्टेबल है, बट अनस्टेबिलिटी आ जाती है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, उत्तप्त नहीं मीन्स नहीं है, तो अभी रिएक्ट होगा किसी न किसी दूसरे कंपाउंड। क्लियर कर रहे हैं बातों को, समझ आ रही है ना। तो आप बातें क्लियर हो गई, तो वी विल नोट दैट कि वहां पर अगर कोई अनसैचुरेटेड कार्बन है देन वी आर सीक्रेट बॉन्ड थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो ध्यान से समझिए कि यहाँ पर एक टेबल दिया है इन्होंने, जो कि हमने पहले भी ले रखा है, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आज भी मैंने इस चीज पर विचार किया और डिस्कशन किया। क्लियर, ये दोनों बातें समझ आई। 1 3 पॉइंट समझेंगे। थर्ड पॉइंट, when an aldehyde group or compound, okay, it is
connected with a hydrocarbon, then it is, and it could be written with a suffix l, al. Okay, तो प्रोपेनल होता है। ओके, तो प्रोपेनॉल, अब देखो मैं यहाँ पर काउंट करने वाली सिस्टम भी बताता हूँ, याद रखिए, यहाँ पर मैं काउंट करने वाला भी सिस्टम बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आप थोड़ा सा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए यही लिया है, प्रोपेनल ही लिया है, सो यहाँ पे आप देखो, पहले हम कार्बन की संख्या गिनेंगे, एक, फिर दो, फिर तीन, इस तरीके से। देयर आर 3 कार्बन। कोई और कार्बन आपको दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो यहीं पर आप समस्या क्रिएट करेंगे। 1 2 3 आपने गिन लिया, तो 3 मतलब यहाँ पर क्रॉप की कंडीशन बनेगी, क्योंकि क्रॉप की कंडीशन में 3 कार्बन एटम हमने सिखाया था, ड्यूट की कंडीशन में 4 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोपेन है ना, प्रोपे क्रॉप है। ओके, अब देखिएगा, यहाँ पर आपको सी के साथ में डबल बॉन्ड क्या मिल रहा है? एक ओ मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? कीटोन ग्रुप। क्या है दोस्त? ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन नहीं है, सॉरी, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये एल्डिहाइड। हाँ, कीटोन में क्या होता है, देखो ध्यान से, कीटोन में CO होता है, मैंने क्यों बोला कीटोन, बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी CO है, ठीक, बट यहाँ पर क्या रहेगा, आपके पास में एक H के साथ में कनेक्टेड रहेगा, ये बात समझ रहे हो? तो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप थोड़ा सा डिफरेंस। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, अगर कोई प्रोपेन से जुड़ा है, आपने गिना था 3 कार्बन एटम थे, क्रॉप थे, क्रॉप समझ आया। एंड अगर कीटोन जुड़ रहा है, अब देखो कीटोन किससे जुड़ा? पहले कार्बन। और हम प्रायोरिटी हमेशा याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बात नहीं लिखी है, अब हम 12th के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं इस चीज को, कि जहां पर कीटोन ग्रुप लगता है ना, या कोई एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, तो उस ग्रुप को सबसे पहले मान्यता दी जाती है, एंड वी विल टेक प्रायोरिटी। ओके, 1 2, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज 1, द कार्बन फर्स्ट वुड बी कंसिडर, यहाँ से हम इस चीज को 1 2 3 करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ लगा होता तो हम यहाँ से करें। क्लियर है दोस्त? समझ पा रहे हो इस बात को? सो इट कुड बी नेम्ड एज प्रोपेनल, एंड नल में AL सफिक्स में लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। क्लियर है? टेकिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अगर कोई कीटोन ग्रुप जुड़ा है, ध्यान से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, कि अगर मान लीजिए कीटोन ग्रुप है, तो अगर कोई कंपाउंड है, जैसे यहीं पर प्रोपेनल लिया है इन्होंने, प्रोपेनल लिया था, एंड अगर इसको हम कीटोन से जोड़ेंगे तो ऑन हो जाएगा, नल की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नल की जगह 1, नल की जगह 1। ऐसे समझो कि तुम्हें एक नल से बाल्टी भरनी है और एक ही बाल्टी भरनी है, तो आप क्या करेंगे? प्रोपे प्रोपे नन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंपाउंड अगर जुड़ा है, या एक और बात याद रखिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमने 1, जस्ट सेकेंड, 1 2 3, ओके। अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो आप देखो बीच में कीटोन ग्रुप जुड़ा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से हम इसको ऑर्डर वाइज यहाँ से 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका सीरियल वही आ रहा है। सेकेंड कार्बन पर क्या जुड़ रहा है, इसको सेकंड कार्बन पर देखेंगे तो कार्बन यहाँ पर जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, सेकंड वन। तो आप चाहे आगे से इधर से ऐसे कर सकते हो, या फिर यू कैन गो विद द डिफरेंट अल्टरनेटिव वे। क्लियर दोस्त? समझ आ रहा है? प्रोपे प्रोपेन ऑन होगा, क्लियर, प्रोपेन ऑन, और समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा इन्होंने इस तरीके से सेम सेम स्ट्रक्चर्स किए हैं, इसलिए आपको समझने में हेल्प हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम एल्कीन पर आते हैं। एल्कीन पर आएंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पर इस वजह से दे रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर ये चीज समझ नहीं आएगी तो फिर बोलिएगा सर ये यार समझ नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त, तो आप कॉपी और पेन लेकर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को पढ़ना है दोस्त, ठीक है। इसके पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें, अगर 3 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम ओइक ग्रुप लगाएंगे, और ओइक ग्रुप क्या है? ओइक ग्रुप है, O आ रहा है, देखना ध्यान से, O आ रहा है, देन कनेक्ट इट
तो प्रोपेनॉइक हो जाएगा ये, ठीक है। एल्कीन में देखो, अब एल्कीन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, एल्कीन है तो ई है, एन ई है, तो ई एन ई यानी एल्कीन में यहाँ इन कैसे लिया, के ई एन ई, यहाँ पर इन यहाँ से, ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर अगर बात करें तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे देखो, एल्कीन है, एल्कीन का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर इसको हम 1 2 3 ऐसे करेंगे, बार क्लियर, एंड प्रोपेनीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा। एंड 7 में अगर देखो एल्काइन है, आइन है, वाई एन ई, यहाँ याद रखिएगा, दीज आर द डिफरेंट, अप टू 1 to 6 आपने डिफरेंट पढ़े, बट यहाँ पर 7 जो है वो टोटली डिफरेंट, यहाँ पर ट्रिपल कार्बन बॉन्ड है ना, कार्बन 3 बॉन्ड है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है बच्चे वो 3 है, तो प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, प्रोपाइन हो जाएगा, क्लियर है। और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन सभी बॉन्ड में, इन सभी कंपाउंड्स के अंदर आप देखोगे, इसमें सिंगल बॉन्ड था, इसमें सिंगल बॉन्ड था, वो सैचुरेटेड, एंड इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, देन इट वुड बी कार्बन, वो क्लियर है, समझ रहे हो, स्टेबल भी होगा, क्लियर। नाउ टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड सम क्वेश्चंस आर देयर कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये हमने ले चुके हैं, ये वाले क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में ले चुके हैं, तो यहाँ पर केवल मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने का कंसेप्ट हमने क्लियर किया, ठीक है, समझ पा रहे हो, क्लियर है दोस्त, बातें समझ रहे हैं। एनसीईआरटी तो हम ले, बट यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया लॉजिक्स हैं, और वहां पर आपको वेरिएशन मिल सकता है, कि सर ने ये पढ़ाया, पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, हर एक आप बात करेंगे of carbon compound. One of the most important is carbon burns in the fossil fuel burning would happen. So without any delay we will start कि यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको समझना होगा कि combustion होता है, clear, in the fossil fuel we have combustion that can be classified, यहाँ पर आप देखो कार्बन के एरोट्रोपिक फॉर्म की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्निंग आपको समझ में आए, अलग उनके सिनेरियो, से पहले सिनेरियो आता है, आप दोस्तों कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस अच्छी है, देन इट कुड सैचुरेटेड कंबशन कैन बी हैपन, इनकम्प्लीट कंबशन है, दैट मींस इफ द इज इनएक्टिव, मतलब पर्याप्त नहीं हो रहा है, you can just about that it is an unstable reaction and combustion is not complete, it is not a complete combustion here, and it could be a unsaturated combustion in that case, clear है, समझ लीजिए बात को कि if the release of heat and light is happening, it is based on the oxygen supply. So one by one we are seeing with the different types of reactions we have. Okay, so first reaction is this कि कार्बन अगर ऑक्सीजन, वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्लियर, एंड इट वुड बी कन्वर्ट हीट एंड लाइट, ओके,
सो यहाँ पे आप ये सेकंड को मीथेन लिया है, मीथेन। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस करेंगे, H2O एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड हीट एंड लाइट इमिट होगी, एंड अदर थिंग्स क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर है दोस्त, समझ रहे हो? अब बात करेंगे थर्ड वन की, CH3CH2OH। क्लियर? जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई में जलेगा, देन इट वुड फॉर्म अ CO2 कंपाउंड। ओके, H2O पानी बनेगा, थोड़ा सा नमी आएगी, एंड इट वुड ऑल्सो फॉर्म हीट एंड लाइट। क्लियर है? अब वन ऑफ द मेजर सिमिलरिटी इन दीज थ्री रिएक्शंस आर CH3CH2OH। क्लियर? उसके लिए आप देखोगे, या जो भी दो रिएक्शन के ऊपर हैं, उन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो धुआं तो निकलेगा ही, जब जलेगी तो निकलेगा धुआं। ठीक है? ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई भी लकड़ी जलेगी या कुछ और जलेगा दोस्त, देन इट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जलेगी, तो वो जलेगा ही। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर करेंगे दोस्त, यहाँ पर आप धुआं लेके निकलेगा, मेरा कहने का ये है। ओके, तो कॉमन सेंस की लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, कोई भी चीज जलने धुआं छोड़ती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 है, और कुछ टीचर के से आप कार्बन कंपाउंड को नैप, जैसे है कैम्फर है, अल्कोहल है, इनको 1/1 स्टेपला पे बर्न करके उनके आप देख सकते हो, उनके नेचर को, उनकी फ्लेम को कुछ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कैम्फर है वो सब्लिमेशन करेगा, चलेगा, एक सॉलिड है, बट वो कैसा होगा, वो डायरेक्टली कैसे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये स्पेशलिटी है इसकी। अल्कोहल में भी ऐसे तो होता है, बट डिफरेंट। ठीक है? लाइट है, सेकंड नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी बर्नर को जलाते हैं, ओके, देन होल करेंगे, हाँ, एयर का होल करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको। ओके, सो आप देखो उसकी फ्लेम कैसी है, और स्मोक क्या क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंडीशन होगी दोस्त, एंड इन दैट अनसैचुरेटेड कंडीशन येलो फ्लेम विल बी देयर। क्लियर है दोस्त? अब क्या कर रहे हैं कि तो फ्लेम आ जाए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को हम रेगुलेट करेंगे, थोड़ा और बढ़ा देंगे, तो ब्लू फ्लेम आ जाएगा, कोई दूसरी कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, और जो दोस्त अपने स्कूल्स में करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। दिस वुड बी गिविंग अ क्लीन फ्लेम। याद रखिएगा, ऑन बर्निंग get a clean flame, saturated hydrocarbon, complete combustion would be there. And if it is saturated carbon, so it gives what? Because it is complete combustion. Okay. And the case of unsaturated carbon compound, then flame. Okay. And it is yellow in color. Okay. और अदर थिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जैसे इस केसेस में हुआ था, एंड ब्लैक स्मोक। ब्लैक स्मोक कभी कभी हम थर्माकोल जलाते हैं, तो वहाँ क्लियर है, समझ पा रहे हो? अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोकार्बन जलने के लिए अन्य मोबाइल को इवन आप कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही पॉल्यूटेड होता है, तो बताया था आपको कि वो हमारे दम को होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है? ब्लॉक कार्बोहाइड्रेट हम पहले
क्लियर है दोस्त? आप आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ समझो कि वो हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर इम्प्योरिटीज है, देखिए ध्यान से, ये ऐसे फ्यूल या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज, तो वो इस पर पॉल्यूटेंट बन जाती हैं और अपने पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है, अपने एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए सतर्क रहना। ये बहुत ही मेजर बात आपको बताते हैं कि दुनिया में जो भी देश हैं, दुनिया में जो भी बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, वो पर्यावरण को लेकर, एनवायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर बहुत, और कार्बन एमिशन बहुत बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट डालता है हर जो देश है, चाहे यूएस और मिशन, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, कार्बन के उत्सर्जन, कार्बन के रिलीज वॉल्यूम, ठीक है, वो कम करने का हर प्रयास, ठीक है। कार्बन की उत्सर्जन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास है, क्योंकि कार्बन जो है वो और ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर चल रहा है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे प्लेलिस्ट को, ठीक है, हमारे चैनल पर आएंगे, आपको जस्ट प्लेलिस्ट जनरल प्लेलिस्ट है, जनरल टॉपिक की, तो वहाँ पे आप देखिएगा ना प्लेलिस्ट में, तो आपको बहुत सारे वाली लेक्चर्स और चलिए आगे आइए, पढ़ेंगे दोस्त। देखो, व्हेन इट इज अ केस ऑफ बर्निंग, देन अगर कोई ब्लू फ्लेम दे रहा है, देन व्हाट वुड हैपन। ब्लू फ्लेम में आप कुकिंग में एलपीजी देखते हैं, तो एलपीजी अगर आपको पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, देन वो क्या देगा दोस्त, ये एक ब्लू फ्लेम देगा। फ्लेम से कंसीडर हम कर सकते हैं कि किस तरीके की फ्लेम जल रही है। नीचे वाली फ्लेम खाली होती है, ये डार्क जोन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड में, तो ये क्या है, ये आपका येलो जोन है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जोन है। और ब्लू फ्लेम, इट मींस इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये आपके के हिसाब से, बट उसको इन्वॉल्व करते हुए आपको यहाँ पर एयर क्लासेस के हिसाब से पढ़ाया है। अगर मैं बात करूं कि कुछ एयर के होल्स अगर ब्लॉक करते हैं किसी भी बर्नर में, तो फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड एंड दिस फ्यूल वुड प्रोड्यूस सम ऑफ द पॉल्यूटेंट, दैट इज नाइट्रोजन गैस की पॉल्यूटेंट्स होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड इट वुड बी also make the dioxide which are very high pollutant, major pollutant in the atmosphere, in the environment. क्लियर है दोस्त, समझ पाए? अच्छा, अब समझेंगे कि why do substances burn with or without a flame? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कोयला, जब आप प्रेस वाली आयरन आयरन देखते थे, ठीक है, प्रेस देखते थे, तो वहां पर पहले के जमाने में क्या करते थे, कोयले से जलाते थे। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, गाँव दराज पर आयरन करते हैं, प्रेस तो वो कोयले का पर इस्तेमाल करते हैं, हीटर वगैरह। तो अब तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत ही सारे एरिया वो कार्बन का इस्तेमाल करते थे, कोयला जब जलेगा तो क्या वो फ्लेम देगा? अमेठी में आपने कभी चाय पकाई, हमारे बाबा नाम वो क्या करते थे, अमेठी में, ठीक है, अमेठी में जो आग जलती है दोस्त, बट रेडिश क्या होता है, अंगारा अंगारा किससे, अंगारा, तो वहां पर क्या करेंगे, अंगारे को देखेंगे तो लाल हो, वो गुस्सा आता है, बट वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता, ठीक है, वो हीट उत्पन्न करेगा, बट इट कुड नॉट बी बर्न विद फ्लेम, ठीक है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसी
चीजें होंगी जो, जैसे लकड़ी, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, फ्लेम उत्पन्न। तो दोस्त आप क्लियर करेंगे इस बात कि अगर कोई कोयला है, ठीक है, और कोई वुड फायर है, ठीक है, इन दोनों की आग को अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो वुड वाली फायर है उसमें क्या हो रहा है, उसमें दोस्त हमारा क्या चल रहा है, दोस्त बताइए। हमारा चल रहा है कि उसमें हमारा क्या हो रहा है, वो एक तो फ्लेम से जलेगा, एक नॉन फ्लेम से जलेगा। क्लियर? ये होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी एलपीजी सिलेंडर है या कोई कैंडल है, वो जलेगा फ्लेम से, ठीक है। जैसे कोल है, चारकोल है, ये अंगीठी जैसे केसेस बताए थे, वो ग्लो करेगा रेड और हीट भी देगा, बट इट कुड नॉट गिव अ फ्लेम। दिस इज बिकॉज दोस्तों कि कोई भी चीज जब जलेगी तो वो जलती क्यों है, जलती है गैसियस सबस्टेंस, यानी कि जो वहां पर गैसियस सबस्टेंस है वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जो उस फ्यूल में रहते हैं। क्लियर है दोस्त? समझ पा रहे हो? वुड एंड चारकोल, यहाँ पर अगर वुड और चारकोल को इग्नाइट करें यानी कि जलाएं, ठीक है, तो वोलेटाइल सबस्टेंस होंगे, वो करेंगे वेपराइज, ठीक है, और जल जाएंगे। आप समझ रहे हो? इन द बिगिनिंग आप कोयले को देखो तो वो भी फ्लेम दे, बट थोड़े समय के बाद वो रेडिश हॉट हो जाता है और हीट उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। तो आप समझिए इस चीज में, आप समझिए फ्लेम उत्पन्न होगा, वो एक ऐसे केसेस होंगे जहां पर गैसियस होंगे, गैसियस अवस्था में तो फ्लेम, बट अगर गैसियस अवस्था में नहीं, जैसे कार्बन जो है, कोयला जो है, या फिर उसमें गैसियस अवस्था है, तो वो ने उसने क्या किया और फ्लेम उत्पन्न किया। बट अगर हम बात करें जैसे ही गैसियस अवस्था में बन, तो वो क्या कह रहा है, एक कंप्लीट रेडिश हॉट जो फायर है वहां पर रेडिश। क्लियर है? नाउ अगर हम बात करें कि इल्यूमिनेटेड या ल्यूमिनेटेड फ्लेम, ओके, इसमें भी आप देखिए एक इंटरनल चीज है कि गैसियस सबस्टेंस में जो एटम होंगे वो हीट होकर ग्लो करना स्टार्ट करेंगे, और कभी कभी ये कलर भी चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉपर वायर जलाइए और उसकी फ्लेम को गैस स्टोव में, है ना, चेक करिए कि वो कैसा जल रहा है। हाँ, पास को, जैसे लोहे को आप लोहे की रॉड को जो जलाइए, है ना, ब्लैक स्पेट्स होते हैं लोहार वगैरह, वो जब किसी चीज को हीट कर रेडिश, और आपने पढ़ा तो हम लॉन मेटल मेटल में पढ़ते हैं बहुत, कि अगर कोई जो आयरन है तो हम रेडिश और आयरन करेंगे, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो इट कुड बी रेडिश हॉट। अगर हम किसी कॉपर को जलाएंगे तो वो कैसा होगा, उसका कलर डिफरेंट होगा दोस्त। उसको आप देखिए, ये कलर क्या होगा, किसी किसी में कैंडल फ्लेम में क्या होता है, कैंडल फ्लेम में पीला कलर होता है, ऐसे ही कॉपर में भी दूसरा कलर होगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे जाके, ठीक है। कभी कभी वो नीला होता है, ब्लू होता है, या ज्यादा करने पे वो ग्रीनिश होगा, ग्रीनिश होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? चीजें समझ रहे हैं? तो आपने क्या समझा कि कोई कुछ चीजें जलने पर फ्लेम देंगी, कुछ नहीं देंगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केमिस्ट्री इट इज हैपनिंग देयर। ओके, तो यहाँ पे आप बात करेंगे दूसरे वाले टॉपिक की। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। आप देखिए इसके पीछे एक कहानी है। दुनिया के ऐसे इलाके जहाँ पर कभी डायनासोर था, ओके, तो वो डायनासोर वेजिटेशन की वजह से, या मैं कहूँ कि जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से या बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से क्या हुए, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज से मिग्रेट हो गए। और मिग्रेट होने का एक मेजर रीजन ये था कि वहाँ के जितने भी जंगल, वो जंगल हमने कटवा दिए, या जंगल आपदाओं से, नेचुरल डिजास्टर से वो क्या हुए, आपके खत्म हो गए।
ठीक है। तो वहां से मिग्रेशन करके दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से मिग्रेशन करके तीसरी जगह गए, और वहां से भी मिग्रेशन जब नहीं हो पाया तो बेचारे वो मर गए, डायनासोर जो है वो मर गए। क्लियर है, बात समझ रहे हो? मिलियन साल पहले, मिलियन साल पहले, कई मिलियन साल पहले जो ट्रीज थे, जो डायनासोर थे, जो और कोई चीजें थी, ठीक है, जो आप कह सकते हो एनिमल्स थे, या फिर उनके फॉसिल फ्यूल्स जो मिलते हैं, कभी डिगिंग होती है जब, तो आप देखिए उनको ऐसे। अच्छा सर ये भी तो बताइए कि अगर ये डायनासोर है या प्लांट जो आप बता रहे हो, ये कहाँ पर होते हैं? इंडिया में कहाँ पर या कहीं और कहाँ पर? तो दोस्तों जहाँ पर आपको डेजर्ट, मरुस्थल, ठीक है, तो जहाँ पर दोस्तों मरुस्थल होते हैं, यानी कि in that whole area, what is happening here, in that whole area, the what कि आप क्या कर रहे हो, इन दैट होल एरिया जो वेजिटेशन है वो खत्म होगी, और जो रेत है उसके नीचे जो है ऑयल फील्ड मिलता है अबू धाबी, जो आपके क्या नाम, अरेबियन कंट्रीज है, ठीक है, वहां पर दोस्तों क्या मिलेगा, पेट्रोल के ऑयल मिल रहे हैं, तेल मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं ना, अरेबियन कंट्रीज हैं, इराक है, ईरान है, यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो वो एक ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे दुनिया के इलाके हैं जहाँ पर अभी डायनासोर हुआ करते थे, और अब उनके डेमोलिश से, अब उनके वैनिश से, जहाँ पर वो उनके फॉसिल फ्यूल पहले अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। तो दे विल बी स्लो डिके विद इनटू कोल, एंड if the dinosaurs are there, so they will be forming the crude oil and gases. क्लियर है? तो वहां पर आप समझिए कि अगर हम पेट्रोल की बात करें, then the bacteria act on the dead remains of dinosaur and other animals which are present in that scenario, in that period. They are turning them into the oil and gases under high pressure and high temperature. So you are saying that कि वहां पर ये बहुत ज्यादा एक पार्ट क्लियर करता है। लेट मी चेंज माय कलर so you can highlight it, okay, you can do very well। क्लियर है दोस्त? समझो, अगर बात करें कि कुछ और चीजों की, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम, तो इट वुड बी अ फॉसिल फ्यूल एंड इट इज मेड बाय रिमेन्स ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, फर्न्स एंड अदर सिस्टम which are in that period, okay। तो मिलियन साल पहले ये सब था। तो वो चीज क्या है, कोल में बदल गई और पेट्रोल में बदल गई। दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर, ये भी सब। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वहां पर कोल और पेट्रोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल सबस्टांसेस है। क्लियर है? चलिए आइए समझ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आप देखो, यू हैव लर्नड अबाउट फर्स्ट, द फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर इट अप। ये ऑक्सीडेशन क्या है तो ज्यादा हम क्लियर नहीं करेंगे, ज्यादा जल्दी इसके क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, एक्टिविटी को पढ़ लेना। 3 ml का इथेनॉल वगैरह ये टेस्ट से हम कंपाउंड बना रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। तो यहाँ पर आप क्लियर करेंगे चीजों को, यहाँ पर एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट ये बताऊंगा, नीचे आएगा। क्लियर है? so taking to the next slide, so in that slide it is here that some of the ethanoic acid, हाँ इथेनोइक एसिड बन रहा है। देखो ये बनता कैसे है दोस्त, किसी अल्कोहल को जब ले लें और अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या करेगा, ये हीट के प्रेजेंस में, व्हेन वी आर टेकिंग हीट एंड गिविंग इट हीट, टेम्परेचर ज्यादा देंगे दोस्त, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। यहाँ बेसिक सा एक मतलब आप समझिए
कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो, तो ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है दोस्त, वही हुआ है यहाँ पे। ये जो KMnO4 है और जो यहाँ पर एसिडिक A2Cr2O7 है, ये क्या है, दे कैन बी कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, गिविंग ऑक्सीजन टू द टू मेक इट एथेनोइक एसिड। सो यहाँ पर आप देखो अल्कोहल को एथेनोइक एसिड बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको, या फिर हम देखें पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बिकॉज दे कैन enhance the oxygen in any compound. So these are the few things which are related with formation of the alcohol to ethanol. Now we will cover addition reaction. Okay, we will fastly cover it. Unsaturated hydrocarbons जब किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जलेंगे दोस्त, then it would form a saturated hydrocarbon. एंड अगर हम देखें पैलेडियम है, निकल है, ये कुछ ऐसे निकल कैटलिस्ट हैं जो किसी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मींस तो वो क्या बनाएंगे दोस्त, ये एक पूरा हाइड्रोकार्बन बनाएंगे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान से समझिए कि अगर किसी, ये डेली लाइफ यूज क्या है इसका, हम जो वेजिटेबल ऑयल या ऑयल क्रिएट करते हैं, पाम ऑयल, तो वहां पर आप करेंगे वेजिटेबल ऑयल जो है वो एक जनरल प्रोसेस से बनाया जाता है, केमिस्ट्री प्रोसेस से बनाया जाता है, केमिकल प्रोसेस होती है। वही केमिकल प्रोसेस यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल को बनाएंगे तो उसके अंदर पॉल्यूटेंट होंगे, तो उसको जनरल से हम निकल कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट आर दोज कंपाउंड विच, एक बात बताऊंगा यहाँ पर, अगर बात करें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वहां पर अगर आप क्लियर करोगे तो ये एक सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। एनिमल फैट्स हैं, ठीक है, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, इनके अनसर्टेनिटी को हटा सकते हैं, अनस्टेबिलिटी को हटा सकते हैं। अगर अनस्टेबिलिटी नहीं हटाएंगे तो आप जल जाओगे, आप कभी भी उसमें पूड़ियां नहीं सेक पाओगे, ठीक है, बात समझ रहे हो। एक और सिनेरियो इसका देखते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको किताब से ही पढ़ाया जाए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको डेली लाइफ से किया जाए, यही तो है, यही क्लियर है दोस्त। अगर आप देखें कि आपकी पढ़ाई जिसमें आप पूरे हैं, ठीक है, उसको अगर आप थोड़ा सा उसमें पानी रह जाता है और आप तेल डाल देते तो कितनी तेज वो रिएक्ट करता है, क्या करता है, उतनी तेज वाटर जो है उसके साथ रिएक्ट करता है व्हेन यू आर गिविंग हीट, क्लियर। तो वहां पर भी एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। यट कि अगर आप देखो जो वेजिटेबल ऑयल है या एनिमल फैट्स है वो सैचुरेटेड हैं, फिर भी आपने जो वहां पर ऑयल मिक्स किया है दैट विल रीमेन अनसैचुरेटेड, इट इज रीमेकिंग। तो यहाँ पर आप समझिए कि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं ये तो बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। और अगर बात करें कि वेजिटेशन या जो केमिकल प्रोसेस से बनने वाले पाम ऑयल हैं या एनिमल फैट्स हैं, दे आर कंटेन्स जनरली वेरी हार्मफुल केमिकल्स, दे आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कम करें तो अच्छा, ठीक। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके लिए आप बात करेंगे तो जानेंगे। लेट मी चेक ऑल गुड और नॉट, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे आप देखो बात करेंगे दोस्त कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें मैथेन है, मैथेन को क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा CH3Cl। यहाँ पर हेलो कंपाउंड बन जाएगा, हेलो कंपाउंड मीन्स यहाँ पर क्लोरीन किसी एक एथेन से, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैथेन से जुड़ गया तो मैं क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन बन जाएगा, क्लियर है, समझ रहे हैं। क्लोरोमेथेन मतलब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, या फिर हेलो
एलोमेथेन बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पर HCl बनेगा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर बनेगा। और ये सब बनेगा क्यों? जब आप सनलाइट क्या दोगे दोस्त? सनलाइट। दीज आर द रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये जुड़ जा रहा है, इसके साथ जुड़ जा रहा है, मेथेन के साथ जुड़ जा रहा है। बात समझ रहे हो? ये रिएक्शन समझ आई है ना? अगर इसकी डिटेल की बात करें तो अनरिएक्टिव जब इनर्ट गैसेस होती हैं वो किसी रीजेंट के, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड दे विल रिएक्ट विद रीजेंट, मोस्ट रीजेंट। रीजेंट क्या है? क्लोरीन रीजेंट है। क्लोरीन एक रीजेंट, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट है, वो जर्म्स को किल करता है। ठीक है, तो आप समझो ये एक रीजेंट है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखते हो कि व्हेन वी आर गिविंग सनलाइट और क्लोरीन क्या करेगा, वो ऐड हो जाएगा हाइड्रोकार्बन से, इट वुड बी अ फास्ट रिएक्शन एंड वहां पे वो क्या बना लेगा, बोलो, वो एक होमोलोगस एल्केन बना लेगा। क्या करेंगे? जो आप बड़ी क्लास है। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसके आगे हम 12th में पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ना भी तो है, आगे भी पढ़ना है दोस्त। चलिए क्वेश्चन समझेंगे। Why is conversion of ethanol and ethanoic acid is oxidation oxidation reaction? ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर उन्होंने कहा है एथेनॉल जो है एथेनॉइक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि जो KMnO4 लिया था और डाई KMnO4 लिया था, डाइक्रोमेट लिया था, दे आर गुड रीजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? they are good oxidizing agent, so that's why in that case they will give oxygen, they will enhance the oxygen of ethanol that is converted into the ethanoic, so number of oxygen would be increase in that case। बात समझ रहे हो? क्लियर है? सारी बातें समझ पाए? चलिए चलिए समझते हैं कुछ और चीजें और आप क्लियर करेंगे आगे की बात। ठीक है, बने रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं नहीं। देखो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते, बट पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेनाइल इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल अ मिक्सचर ऑफ एथिन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? अब देखो, हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं इथिन के लिए। हमने क्या समझा था, जब वेल्डिंग होती है तो शोल्डरिंग या वेल्डिंग, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन इथिन से रिएक्ट करता है और एक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, जो आप सोल्डरिंग में यूज करते हो। तो वहां पे आप क्या करो, यहाँ पे इन्होंने कहा है एनसीईआरटी में कि ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हैं, हम एयर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एयर में दोस्तों आपका आंसर होगा, एयर में नंबर ऑफ गैसेस का प्रोपोर्शन अलग है और वो कभी भी एक सेम सिनेरियो में नहीं होती है। तो ये पॉल्यूटेंट बनाएंगी जो वहां पर शोल्डरिंग में इफेक्ट करेगा, चिंता करेगा और हम जल सकते। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को इस से जनरली वेल्डिंग सिलिंडर्स में यूज करते हैं, इसके कंपाउंड को जो मिक्सचर होता है एक, तो हम ये चीज समझ पाएंगे कि वो हमें प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा, इट इज नॉट केस ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हेन वी आर यूजिंग व्हाट एयर। क्लियर है? सम इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं इथेनॉल और इथाइल एसिड। ठीक है, उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। देखो समझो, टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, समझो कि अगर हम बात करें इथॉन, यही यही चीज है, इसको हम बोलते हैं, देखो ध्यान से समझना है कि एक बात को क्लियर करेंगे, समझो ध्यान से। एथेनॉल जो देखा था हमने, क्या देखा था दोस्त? एथेनॉल, एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा। इट इज अ लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर, आप डालिए, हेडिंग डालिएगा केमिस्ट्री ऑफ एथेनॉल। केमिस्ट्री ऑफ एथेनॉल में समझेंगे कि अगर एथेनॉल क्या है, एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जैसे मरकरी होता है, जैसे कोई और कंपाउंड होता है, जैसे अल्कोहल होता है, तो वहां पे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बात करेंगे तो आप 4.1 देखिएगा, 4.1 टेबल देखिएगा। देखो ध्यान, पीछे की टेबल को देखेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा डिटेल वे में रहता है, तो आप बिना कहीं किसी देरी से समझेंगे।
table 4.1. Just a second. We are going. शुरुआत में जब हमने सिखाया था ना, वही चीजें हैं। तो टेबल 4.1 में आप देखो, यहाँ पर ये आ गया टेबल 4.1, शुरुआत में होगा, देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पर ये है, ठीक है। टेबल 4.1, देखो टेबल 4.1 में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एथेनॉल है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 156 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, ये जनरली थोड़ा सा हाई है ना, बट जनरली हाई है, ज्यादा हाई नहीं है। तो वी आर सेइंग दैट कि अगर हम एथेनॉल के लिए देखें तो 351 इसका बॉइलिंग पॉइंट है एंड 156 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है। केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, आप अपनी किताब को पलटिएगा, टेबल 4.1 we are going to the previous slide which we are turning with. Just a second. Chemistry of ethanol. Okay. Chemistry of ethanol से काफी क्वेश्चन आपकी किस्मत पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में जाते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो अब आती है बात कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कोहल, मैंने बताया था, एंड इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द अल्कोहलिक ड्रिंक ना। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें अल्कोहल पाया जाता है। बीवरेज ड्रिंक अलग है, बट अल्कोहलिक ड्रिंक देखें तो वहां पर अल्कोहल मिलेगा और एथेनॉल वहां पर मेजर रोल अदा करता है। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ चीजें, टिंचर सॉल्यूशन है, टिंचर आयोडीन है, ठीक है। कफ सॉल्यूशन है, कफ कफ के जो सिरप आते हैं, खांसी के सिरप आते हैं वो, एंड कुछ मेडिसिन है ना, उनमें कुछ नशा सा होता है। वो नशा दोस्तों किससे होता है, वो आपका एथेनॉल से ही होता है। ठीक है। वो पानी में घुलनशील होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज dissolved in water. Consumption of the small quantity of dilute ethanol, which is alcohol, it will feel drunkenness. आपको क्या करेगा, बेहोशी लाएगा। बट अगर हम बात करें इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बात गंभीर हो जाएगी। दारू जो है या कह सकते हैं शराब जो है, अल्कोहल है, उसको अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते रहेंगे देन इट कुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम। बात समझे दोस्त। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो लेंगे वो एक अलग पॉइंट है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं तो इट कुड बी लेथल। आप वो तो अनिवार्य हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, इन दैट केस इट कुड बी अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बात समझ रहे हो। तो इसको छोड़ ही देंगे तो और अच्छा। क्लियर दोस्त। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल देखेंगे कि अगर कोई भी एथेनॉल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट वुड फॉर्म अ सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, एंड इट वुड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एथेनॉइक एसिड। तो सोडियम क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे आप समझो कि ये एक तरीके का कंपाउंड बनाएगा इथॉक्साइड। ठीक। ये मेटेलिक होता है, समझ रहे हो। इट वुड रिएक्ट टू मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ओके। रिएक्शंस टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जल्दी जल्दी चलते हैं, समझेंगे कि अगर मान लीजिए एथेनॉल है, एथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें एथेनॉल के लिए। अगर इसको हाइड्रोजन या हम कहें किंग ऑफ एसिड के साथ आते हैं जो कंसंट्रेटेड है और हॉट है,
तो वे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा और पानी की मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा? पानी के मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये एथेनॉल जो है यहाँ पर क्या रोल अदा कर रहा है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग माने वाटर के मॉलिक्यूल को, यहाँ पर नमी को एथेनॉल कम कर रहा है। पानी के मॉलिक्यूल को हटा दिया ना इसने, तो यहाँ की नमी खत्म हो गई। क्या बन गई? इथीन बन गया। ये क्या बन गया? इथीन बन गया। डबल बॉन्ड है, दो हाइड्रोकार्बन हैं, दो कार्बन है यहाँ पर, है ना, तो ये इथीन बन गया। तो समझ रहे हो? अनसैचुरेटेड ये है क्योंकि अनस्टेबल है। डबल बॉन्ड में मैंने सिखाया आपको, ये अनस्टेबल होता है। चलिए एक बात समझते हैं बहुत ही गहराई से कि अल्कोहल जो है हम लोगों के लिए क्यों हानिकारक है ना? ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड। बात समझो, जब हम एथेनॉल ले लेते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं, हाई मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं, ये स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर देता है। ये आपको स्लो पॉइजन की तरीके से धीरे 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 खत्म करता है दोस्तों, है ना, डिप्रेशन में ले जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल नर्व सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है। याद रखिएगा, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ड्रॉजीनेस क्रिएट कर सकता है। ड्रॉजीनेस मतलब नींद आती रहेगी। भैया नशे में रहोगे तो क्या होगा? गाड़ी डामाडोल हो सकती है। याद रखिएगा, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन। याद रखो बच्चे, आपकी सांस से संबंधित दिक्कत भी हो सकती है अगर आप ड्रिंक करते हैं, रेगुलर ड्रिंक करते हैं। क्लियर है बात? बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं? मेंटल कंफ्यूजन होगी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें कहीं ना कहीं हैराश होगा। क्लियर है दोस्त? तो इसके अलावा फाइनली स्टीपर हो सकते हो, है ना। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखो, आपका क्या होता है जब कोई इंसान अल्कोहल के लिए इंटेक कर लेगा तो उसका आप देखते हो ना, चाल ढाल बदल जाता है। क्या होता है? आपका चाल ढाल बदल जाता है ना। जाएगा कहीं पर उसको पैर फेंकेंगे, रखेंगे, चांस रहेगा ना वो, क्योंकि वो अभी सही सही से कर नहीं पा रहा है सारी बातें। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं है, अल्कोहल ले लिए है ना, then it would be a serious problem. Your all the things, all the body coordination is unbalanced in that case. तो आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बॉडी को, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये would be a serious problem, है ना। In my opinion, you have to quit the alcohol drinking. Just a second. Okay, methanol आप देखो, it is a again a small quantity can cause death। याद रखिए दोस्त, अगर हम बात करें, अगर हम एथेनॉल ले लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ेगा, बट अगर हम अल्कोहल में मैथेनॉल ले लेते हैं तो मैथेनॉल जहरीली शराब होती है वो। अगर मान लीजिए मैथेनॉल ले लेते हैं तो मर जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा दोस्त, डेथ हो जाएगी आपकी। क्लियर है? ये बहुत ही एक कड़वा सच भी है आपके लिए, याद रखिएगा। मैथेनॉल है, मैथेनॉल के लिए क्या होता है, मर कैसे जाते हैं दोस्त? यहाँ पर मैथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड मैथेनल बना लेता है। मैथेनल जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? और वो हाइड्रोकार्बन जब अनसैचुरेटेड होगा देन इट कुड बी रिएक्ट विद योर इंटरनल ऑर्गन। लीवर है, कुछ आते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डैमेज हो जाएंगे। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, क्लियर है। मैथेनल रेपिडली रैपिडली रैपिडली ऑक्सीडाइज होता है। आप समझो, मैथेनल जो है वो आपके इंटरनल ऑर्गन से क्या होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन से रिएक्ट करेगा और आपके सारी बातों को डैमेज कर देगा। ठीक, इट कैन कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। कोगुलेट का मतलब क्या? ये एक फ्लोटिंग कर लेगा। बात समझो, ऑप्टिकल नर्व सिस्टम, आपकी आंखों की रोशनी भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी दोस्त, ध्यान से समझिए।
जो सेम वेज हैं कोगुलेट बाय कुकिंग। देखो मैथेनॉल जो है, मैथेनॉल ये ऑप्टिकल नर्व सिस्टम को भी डैमेज करता है। आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो ड्रिंकिंग करते हैं या अल्कोहल को इनटेक करते हैं, ये बाद में इनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है दोस्त। एथेनॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल। तो आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अल्कोहल है ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अल्कोहल वुड किल यू, अल्कोहल वुड रिमेन ओके, नो नॉट रिमेनिंग इन दैट इज, आप समझो, है ना। ड्रंक एंड नॉट ड्राइव, ड्रिंक एंड नॉट ड्राइव विद लाइफ, आई एम सेइंग ओके। तो यहाँ पर अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एथेनॉल के कंडीशन पे, एथेनॉल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इसको अगर हम मिस यूज करते हैं देन इट वुड प्रोड्यूस व्हाट, इट वुड प्रोड्यूस अनफिट, है ना, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। मैथेनॉल जो है वो भी पॉइजनस है। एंड जो कुछ डाई है ना, कुछ डाई है दोस्तों, डाई और जो कलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें मैथेनॉल या एथेनॉल के कंपाउंड से मिलते हैं, जिसको हम टी नेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। ये यूज किए जाते हैं डाई में, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यूज। क्लियर है, बात समझे। चलिए, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर बात करी जाए इसकी, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कुछ चीजें और हैं। अल्कोहल एज अ फ्यूल, शुगर केन जो है, गन्ना, गन्ने में भी कन्वर्टर होते हैं, है ना। कन्वर्टर क्या होगी, सनलाइट और जो है केमिकल कंपाउंड्स जो है, एनर्जी है, ये क्या करेगा दोस्त, जो शुगर केन का जूस है आप बहुत बढ़िया गर्मियों में पीते हैं, है ना, सॉरी गर्मियों में पीते हैं। एंड एथेनॉल जो करेगा, अल्कोहल कन्वर्ट करेगा इसको, है ना। अल्कोहल जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, एथेनॉल में। अल्कोहल यहाँ से बनती है। अब देखो ना, गन्ने से भी शराब को हम बना सकते हैं, कुछ चीजों में यहाँ पर एथेनॉल हीट कर सकते हैं, ठीक है। इट कुड बी अ बायोफ्यूल टू, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉइक एसिड, अब हम एथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एथेनॉइक एसिड जो है कॉमनली एसिटिक एसिड कहा जाता है, बट ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। 5 to 8% हमें एसिटिक एसिड मिलता है पानी के अंदर, जिसमें वेनेगर होता है। सिरके में 5 से 8% एथेनॉइक मिलता है, ठीक है। इसको हम अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बात समझे। अगर बात करें इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, प्योर एथेनॉइक एसिड को हम लेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा 290 केल्विन, ठीक है। ये फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर, ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज। अगर हम बात करें कि ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मतलब जो ग्लिसरीन वगैरह है, एसिटिक एसिड में पाया जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो सब बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो। अनलाइक मिनरल्स एसिडिक, लाइक HCl कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और ये एक तरीके का इतनी बातें इतना भी आपको समझ आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, रिएक्शंस ऑफ एथेनॉइक एसिड, आई एम लीविंग द फ्लो एक्टिविटीज, यू कैन elaborate at home, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ, रिएक्शंस ऑफ एथेनॉइक एसिड देखेंगे ध्यान से। अगर अभी हमने क्या पढ़ा था, एथेनॉइक एसिड एथेनॉल से बनता है, मतलब एथेनॉल से बनता है, अल्कोहल है वो, मतलब कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से use करके क्या बना देगा, एथेनॉइक एसिड बना देगा। अब हम ये पढ़ेंगे दोस्त कि अगर बात करें किसी एथेनॉइक एसिड, ठीक है, तो एथेनॉइक एसिड को जब हम अल्कोहल के साथ दोबारा मिला देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को दोनों में को मिलाएंगे, तो वो क्या है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको डबल एरो मिल लगा होता है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, प्रोडक्ट है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एथेनॉइक एसिड जो है उसको अगर हम एथेनॉल से हीट कराते हैं
तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम ईस्टर रिएक्शन बोलते हैं या ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ईस्टर्स आर मोस्टली कॉमन फॉर्मेड बाय एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। ये एस्टर्स बन जाते हैं जो यहाँ पर ये बना है, ठीक है। ये कंसेंट्रेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। ये परफ्यूम वगैरह जैसे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे तब ये एस्टर कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, ठीक है। साल्ट बन जाता है, सोडियम साल्ट बन जाता है। एंड ये एक तरीके की रिएक्शन है जिसको हम सोफिस्टिफिकेशन कहते हैं, स्पॉनिफिकेशन कहते हैं, हाँ, स्पॉनिफिकेशन कहते हैं, ठीक। बात समझ रहे हो, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो, जो सोप है, जो डिटर्जेंट, ठीक है, जो साल्ट है, बेसिकली जो सॉल्ट सोप होते हैं वो साल्ट के तरीके से होते हैं, है ना। और बात करें अगर किसकी, डिटर्जेंट की, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स साल्ट वगैरह डबल साल्ट तरीके का अलग फील हो जाता है, है ना दोस्त। बात करेंगे, अगर बात करेंगे दोस्त इसकी, अगर बात करेंगे स्पॉनिफिकेशन की, तो वहां पर ईस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा होता है। अल्कोहल है, सोडियम साल्ट से कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है और उस प्रोसेस को हम यूज करते हैं इनकी सोप साबुन वगैरह की। क्लियर है? यहाँ पे समझ पाए होंगे, है ना। ईस्टर के फॉर्मेशन को आप विद द हेल्प ऑफ फिगर भी देख सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर करी नहीं है, इसमें पानी लिया गया है ना, अल्कोहल लिया गया है और इथेनॉल लिया गया है, एथेनॉइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान दो। टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया है CH3COOH, C2H5 एंड इसको हम करा रहे हैं NaOH से रिएक्ट, यानी कि बेस से होगा तो ये बना लेगा कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको आप देखोगे यहाँ पर C2H5OH, है ना, अल्कोहल बना लेगा दोस्त। एंड यहाँ पर हम सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे CH3COO ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे रिएक्शन होगा अगर बेस के साथ, तब क्या होगा। सोडियम जैसे एक बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस, है ना। CH3COOH यानी कि वीक एसिड जो है, इथेनॉइक एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इथेनॉइक एसिड के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। इथेनॉइक एसिड के बारे में अगर हम ये आपका NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये CH3COO बना लेगा और पानी को, ठीक है। अगर हम बात करें एथेनॉइक एसिड की, तो वो रिएक्ट होकर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। ये बात क्लियर हुई? समझ रहे हैं? काफी समझ रहे हैं। अगर बात करें एक और पॉइंट की, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन और कार्बन, अगर बात करें कि जो एथेनॉइक एसिड अगर रिएक्ट करेगा इसके साथ, कार्बोनेट कंपाउंड के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट कंपाउंड के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट बना लेगा किसके साथ, CH3COONA, और पानी के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। ये सेम कंपाउंड बनाएगा, बट यहाँ पर इनकी जो हाइड्रोजन की या अदर कंपाउंड्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम सोडियम एसिटेट बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है ना दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट बोलते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो सोप और डिटर्जेंट हैं इसको हम पार्ट 4 में लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है। आपको मैंने कई सारे पढ़ाने, इसको क्लियर करिएगा दोस्त। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? एक्सपेरिमेंट करके हम कैसे देखें कि वो अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एस्टरिफिकेशन करके हम इसको हम क्लियर कर सकते हैं, या हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके वहां पर अल्कोहल को हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेजर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं जो आप यहीं पर कर सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे, वाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है?
oxidizing agents such as potassium dichromate or K2Cr2O7, then these are the oxidizing agents. They will enhance the oxygen rate of oxygen and the oxygen atoms in the what compound that is alcohol की ओर करेगा तो क्या बना लेगा एल्कनोइक एसिड बना लेगा वो आपने देखा था तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये ऐसे सबस्टांस होते हैं या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ये आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया है आपको चीजें पसंद आए हैं इतना विश्व है ना इसमें मुझे भी कैसा लेक्चर पढ़ रहे थे आप है ना क्लियर करेंगे सारी बातें रामदेव क्लास के साथ और कैसे पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लियर बस बात है कि आपका हमें साथ चाहिए आपका हमें कॉपरेशन चाहिए आपका हमें टाइम चाहिए ठीक है अगर बातें समझ आ रही हैं तो लाइक करके करे बिना कमेंट कीजिए बिना ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक मैं क्लियर करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री आप आगे आने वाले क्लासेस में भी होती जाएंगे ना फिर याद करने का सर बढ़िया बता रहे थे सिखा रहे ठीक है आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं इसके एक चीज को क्लियर करना है कॉपी करना है और अपनी एनसीईआरटी इसी वजह से मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ रेफरेंस गाइड से पढ़ाएंगे तो किसी के पास है किसी के पास ना बट एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सीबीएसई बोर्ड पूछता है वही चीजें करेंगे है ना पीवाईक्यू की सीरीज भी लेके आएंगे बट थोड़ा सा वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं और पैरेलली हम नहीं कर पा रहे हैं पैरेलली चलेंगे बट आपके 1K के आसपास then we will start your live sessions your other batches free of cost चलेगा मतलब मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप क्या करोगे आप करोगे आप लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य को सफलता के साथ पढ़ेंगे रोज पढ़ेंगे सारी बातें एकदम टिल देन टेक केयर बाय बाय फिर मिलेंगे नए विशेष ध्यान रखिए मिलेंगे कल फिर सीखने लगते हैं जय हिंद बाय बाय वंदे मातरम